हाँ भाई, तो हम लोग जो अभी मैंने तुम लोग को बताया एम्पेयर सेकेंड लॉ दैट इज इक्वल टू बी डॉट डी एल, कल जो बात हुई थी हमारी, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। इसको मैं साइड में लिख के रखता हूँ। इस चीज को हम लोग यूज करेंगे किस चीज के लिए, क्या निकालने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड निकालने के लिए। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड की जब हम लोग बात करेंगे तो ध्यान देना है आप सब लोग। मुद्दे की बात करता हूँ, लिखो वहां पे सबसे पहले सोलेनोइड है क्या। तुम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि सोलेनोइड क्या होता है। तो बेसिकली एक क्लोजली बाउंड वायर, एक वायर है, अगर बहुत लंबा वायर है और उसको तुमने इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स ऐसे बना दिया, मतलब क्लोजली बाउंड जो रिंग्स बनेगी तुम्हारी, दैट इज नोन एज सोलेनोइड। हाँ या ना सब लोग, ठीक है। तो अगर मैं उसको ऐसे बना रहा हूं, जनरली हमारे पास कैसा रहता है कि मैंने एक कोर लिया और इस कोर के ऊपर वायर को लपेट दिया। आई रिपीट, इस कोर के ऊपर वायर को लपेट दिया ऐसे, ठीक है। इस कोर के ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया, ठीक है। दिस इज माय सोलेनोइड और इसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूं, समझे क्या। दैट इज करंट कैरिंग लूप्स ऑफ वायर, दीज आर नोन एज, ये जो गया इसको बोलते हैं हम सोलेनोइड। समझे क्या ये चीज। अब इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, तो अगर तुमने क्लास 10th के अंदर अगर पढ़ी हो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कि कैसी दिखती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड, क्लास 10th के अंदर सोलेनोइड कुछ ऐसा बनाते हैं तुम लोग, हाँ कि ना। इसके अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो शायद मैग्नेटिक फील्ड तुम कुछ ऐसी बनाते थे, नीचे से वैसे ही। हाँ या ना, सेम चीज तुम नीचे से बनाते थे सब लोग। और ये पैरेलल लाइंस, बीच में पैरेलल लाइंस जो कि ऐसे निकलती थी सब लोग, हाँ कि ना। ठीक, इतना बनाओ एटलीस्ट, जल्दी से बनाओ, इस साल ये सेम है। बना लिया, जल्दी करो। बना गए। तो भाई तुम लोगों ने ये चीज क्लास 10 में पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो अंदर ऐसी जाती है, बाहर ऐसी जाती है। इसी चीज को थोड़ा बहुत हम लोग यूज करेंगे क्या, कि इनिशियल जो अंदर है, इन द इनर साइड ऑफ, इनसाइड ऑफ सोलेनोइड, इनसाइड ऑफ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड is uniform and strong। जो इनसाइड है इसका, समझे, उधर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग है। आउटसाइड द सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड is very weak and considered and it can be considered as जीरो। अंदर की ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग, और उसके जो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वीक एंड उसको हम क्या मान के चल सकते हैं, जीरो। समझेगा बात को। जल्दी से ये पॉइंट लिखिए, जल्दी से ये 2 पॉइंट लिखिए। अब हम लोग को करना क्या, मेन मुद्दा क्या हमारा, तो बाहर तो लगभग मैग्नेटिक फील्ड जीरो, हाँ क्या ना। तो हम लोग को ये बताना है कि जो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू कितनी होगी। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, सो दैट हम लोग डायरेक्टली जैसे कि बाकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसका भी फॉर्मूला बना सके, अंदर के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, हमको ये बनाना है। तो ये कैसे करेंगे, ध्यान देंगे अभी आप सब। तो इसका डेरिवेशन करना है हमको, आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले लेट अ सोलेनोइड has n is equal to number of turns
number of turns per unit length, per unit length। उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है पर यूनिट लेंथ दैट इज स्मॉल एन। एल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। कैपिटल एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये चीजें हमने मान ली, एन मान लिया म्यू, और आई इक्वल टू करंट इन द सोलेनॉइड, आई इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड। ये चीजें हम लोगों ने मान ली। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया भाई, सोलेनॉइड बनाया। तो ध्यान देंगे आप सब लोग, लेट सपोज मैंने जो सोलेनॉइड बनाया वो कुछ ऐसा है, ध्यान देंगे आप। ये मेरा जो भी कोर होगा वो, और कोर के ऊपर सोलेनॉइड ऐसा है। और ये बैटरी से कनेक्टेड है वायर। ठीक है, वायर किससे कनेक्टेड है, बैटरी बेसिकली। अगर मैं इस कोर को बीच में से कट कर दूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा क्या? अगर इस कोर को मैं बीच में से कट कर दूंगा, मतलब ये जो भी कोर है, तो ऊपर के जो वायर्स हैं उन वायर के सर्कल सर्कल दिखाई देंगे तुमको, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ या ना? नीचे वाले वायर्स का क्या दिखाई देगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई देगा। मैं बेसिकली जो ये वायर ऐसे आ रहा था, मैंने जैसे कि ये है, ये सोलेनॉइड है, इसके ऊपर वायर लपेटे हुए, मैंने ऐसे बीच में से कट कर दिया इसको। ठीक है, मतलब ये जो चीज है इसके ऐसे बीच में से कट कर दिया। तो जब ये बीच में से मैं कट करूंगा तो सिंपल सी बात है, मेरे को ये जो वायर्स हैं इनके क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाई देंगे। मैंने एक एम्पेरियल लूप लिया। एम्पेरियल लूप क्या लिया मैंने, इस पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज ए से मैं गया बी पॉइंट तक। ठीक है, बी से ले गया मैं सी पॉइंट तक, सी से गया मैं डी पॉइंट तक, और डी से फिर वापस ए पॉइंट पे। ये मेरा एक एम्पेरियल लूप है। क्यों लूप है कि कल जब हम लोगों ने देखा था एक वायर है, जब हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ प्रूव किया था, एक वायर है, तो वायर के अलोंग जहां मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैंने एक लूप मान लिया था, सर्कुलर लूप, हाँ कि ना सब लोग? एंड दैट मस्ट बी अ क्लोज्ड लूप, दैट मस्ट बी अ क्लोज लूप। तो जहां जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, मेरे को एक तो बाहर निकालनी है और एक अंदर निकालनी है। तो मैंने क्या किया, एक ए पॉइंट से स्टार्ट किया, ए पॉइंट से मैं बी पॉइंट की ओर गया, बी पॉइंट से मैं सी की ओर गया, सी से डी और डी से वापस ए। ये मैंने एक एम्पेरियल लूप मान लिया। ठीक है, अब मेरा जो नेट बी डॉट डी एल आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, तो मैं बोल सकता हूं नेट इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल from A to B plus integration of B dot dl from B to C plus integration of B dot dl from C to A plus integration of B dot dl from D to A। तो ये सॉरी C to D, D to A, मतलब पहले मैं B dot dl का इंटीग्रेशन करूंगा फ्रॉम A to B, फिर मैं B to C, फिर C to D, फिर D to A। हाँ या ना सब लोग? Now integration of B dot dl from B to C is equal to integration of B to C mod B mod dl cos 90 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर ऐसे जा रही है और B से लेकर C जब जा रहे हो तो dl वेक्टर ऐसे है, हाँ कि ना? तो उन दोनों के बीच का एंगल जीरो। इंटीग्रेशन, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो। इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर फ्रॉम डी टू ए, डी से लेके ए तक, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ मॉड बी मॉड डी एल कॉस 90 डिग्री फ्रॉम डी टू ए। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि बी से लेके सी तक और डी से लेके ए तक मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है और ये इसके क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ कि ना सब लोग? मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड सोलेनॉइड इज टेकन एज जीरो, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है लगभग। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
बी वेक्टर डॉट विद डी एल वेक्टर फ्रॉम डी टू ए, उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि बी 0। हाँ या ना? देयरफॉर मैं बोल सकता हूं जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है मेरी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए से लेके बी तक जो है, बी के बीच में और एल के बीच में एंगल कितना है? 0। हाँ कि ना सब लोग? भाई मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी जा रही है और ए से लेके बी की लेंथ भी ऐसी जा रही है, तो एंगल इज कॉस 0। तो आंसर इंटीग्रेशन बी डी एल, मतलब बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन पूरे पाथ पे किसके बराबर है? बी डी एल के बराबर, इंटीग्रेशन के बराबर। समझे क्या? चलो इसको जल्दी से लिखेंगे, फिर आगे करता हूँ। इसको जल्दी से लिखो इसको। भाई सही कर लेना इसको, सब लोग सही कर लेना। यहाँ पे सी टू डी आएगा कि आउटसाइड जो तुम्हारी लेंथ है वो सी से लेकर डी तक है। समझे? सही कर लेना उसको, करो जल्दी। सुनना भाई सब लोग। आगे तो आगे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल तक पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन जब करेंगे बी डॉट डी एल का, डायग्राम मिटा दिया मैंने। तो हमारे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मतलब पूरे के पूरे लूप पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल जो नेट मैग्नेटिक फील्ड थी, उसका आंसर आ गया हमारे पास बी डी एल। बी बाहर आ जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर है वो यूनिफॉर्म है। हाँ कि ना? भाई ये कौन सा लूप का है? ए से लेके बी तक का है ये। हाँ कि ना? तो मैग्नेटिक फील्ड भी जो अंदर लूप के अंदर है वही आएगी जो सोलेनोइड के अंदर है। और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट, मतलब कहां जाएगी? बाहर। हाँ कि ना? और डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल। क्या ये बात समझ में आई? आई रिपीट। पहले हम लोगों ने क्या किया भाई, एक सोलेनोइड है, सोलेनोइड के अंदर हम लोगों ने चार पॉइंट लिए। ए से हम गए बी पे, बी से सी, सी से डी, डी से ए बी सी डी और डी से ए, ठीक है। टोटल इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी वन मतलब बी ए टू बी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन बी टू सी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन सी टू डी बी डॉट डी एल प्लस इंटीग्रेशन ए टू डी सॉरी डी टू ए बी डॉट डी एल। ये किया हमने, ए टू बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए। अब एक बात बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, ये जो हमने किया ए टू बी, इसको साइड में रखते हैं। इसकी बात करते हैं बी टू सी और डी टू ए, इन दोनों का एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड कितना बना? 90। तो ये पार्ट 0 और ये वाला पार्ट 0। बात करते हैं सी टू डी के लिए, तो सी से लेकर डी हम लोग इधर आ रहे हैं, बट बाहर मैग्नेटिक फील्ड लगभग 0 है, एंड हेंस ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी डॉट बी डी एल कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और ए से लेके बी के बीच में एंगल कितना है? 0। तो बी डी एल कॉस 0, कॉस 0 कितना हो गया? 1 हो गया। अब मुद्दे की बात यह है कि ए टू बी जाने में जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है मतलब बी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है मतलब बी का आ गया बाहर और डीएल का इंटीग्रेशन आ गया एल। क्या ये समझ में आ गया कि बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन बीएल कैसा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती थी तो हम इस बी को इंटीग्रेशन के बाहर नहीं ले सकते थे। समझे क्या? क्योंकि इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट वैल्यू आती है ना। ठीक है, तो ये हुआ एक पार्ट। अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई होता है। हाँ है ना? ये है एम्पेयर सर्किटल लॉ की डेफिनेशन या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। बट यहां पे जो आई होता है दैट इज नेट करंट। आई क्या होता है यहाँ पे? नेट करंट। अब अगर मेरे को नेट करंट निकालना है तो मेरा मुद्दा ये है, नेट करंट निकालना है तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने मेरे पास में, उनमें अगर एक करंट के एक टर्न के अंदर करंट आई है तो एट अ टाइम नेट करंट एन इंटू आई हो जाएगा। हाँ या ना? देखो क्यों बताता हूं।
लेट सपोज तुमने पढ़ा था कि जो एक रिंग होती है, एक रिंग, उसकी वजह से यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, माना था। एक टाइप से यहां पे इतनी सारी रिंग्स हैं, तो एक टाइप से हो क्या रहा है, इतनी जो सारी रिंग्स है सबकी वजह से एक साथ मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि जब इधर से करंट फ्लो कर रहा है तो स्टार्टिंग में करंट सेटअप होने में टाइम लगेगा, बट जैसे एक बार करंट फ्लो कर जाएगा तो सबकी सब रिंग्स में करंट है, हाँ क्या ना। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सबकी वजह से होगी या एक की वजह से? तो जो करंट लेना पड़ेगा मेरे को, जो नेट करंट लेना पड़ेगा वो हर एक लूप का लेना पड़ेगा, हाँ या ना। तो मैं बात करता हूं नेट करंट की, तो ध्यान देना यहाँ पे, नेट करंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। जो नेट करंट होगा दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं भाई? स्मॉल एन क्या है? स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितने टर्न आएंगे, मतलब एन टर्न्स आएंगे एक यूनिट लेंथ में। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एल लेंथ में कितने होंगे? एन इंटू आगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एन इंटू एल, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड एल इज टोटल लेंथ ऑफ दिस, ये जो पूरी लेंथ है सोलनॉइड की, इंटू करंट आई। मतलब नेट करंट हो गया एन इंटू एल इंटू आई। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब अगर मैं वैल्यू डालता हूं यहां पे, तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल, किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए। फॉर सोलेनॉइड इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू एन इंटू एल इंटू आई। बट इसकी वैल्यू कितनी थी? म्यू नॉट, सॉरी इसकी वैल्यू b इंटू एल, तो b इंटू एल इज इक्वल टू एन इंटू, सॉरी मेरी गलती है, b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई की नेट करंट की वैल्यू ये आ गई, तो ये हो गया म्यू नॉट इंटू एन इंटू एल इंटू आई। तो दिस इज म्यू नॉट एन इंटू एल इंटू आई, एल से एल कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई। क्या ये बात समझ में आई? भाई जो नेट करंट निकाला, ये जो होता है एम्पेयर सर्किट लॉ, इसमें जो करंट होता है नेट करंट होता है। तो नेट करंट की वैल्यू कितनी आएगी? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए? एन इंटू एल, उसको हमने आई से इंटू कर दिया, तो टोटल नेट करंट हो गया म्यू एन इंटू एल इंटू आई। तो भाई इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, और आई नेट की वैल्यू एन इंटू एल इंटू आई। समझे क्या? अब इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज बी एल, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। समझे क्या? if capital N is equal to total number of turns, ठीक है, तो भाई N is equal to total number of turns upon total length आएगा। भाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे? जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइड बाय टोटल लेंथ कर दोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ जाएगा, हाँ या ना। देयरफॉर अगर मैं वहां पे वैल्यू पुट करता हूं इसकी, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन बाय एल इंटू आई। ये अगर कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया। समझे क्या? क्लास 10 में तुमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है सोलेनॉइड की, उसका डायग्राम क्या होता है, कैसी दिखती है। अब हम लोगों ने क्या निकाला कि उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका इंटेंसिटी कितनी होगी। आगे मुद्दे की बात करता हूँ, सुनना यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, एट ends of solenoid magnetic field becomes half। कितनी हो जाती है वो? हाफ। एंड हेंस मैग्नेटिक फील्ड का पता है ग्राफ कैसे जाता है, पता है तुमको? मींस अगर ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? अंदर कांस्टेंट है, तो अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट जाएगी, ठीक है। और देखो जैसे कि ये सोलेनॉइड है, जैसे कि ये मैं मान लेता हूँ सोलेनॉइड है, ठीक है। इसकी स्टार्टिंग जो ये ओरिजिन है, और इधर की ओर इसकी लेंथ है L/2 और इधर की ओर इसकी लेंथ है -L/2, ऐसा मान लेते हैं।
कि आधी लेंथ इधर की ओर है, आधी लेंथ उधर की ओर, टोटल लेंथ L है, तो अंदर की ओर इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहां से लेके यहां तक कांस्टेंट जाएगी, कहां तक, L/2 तक, कहां तक, L/2 तक, ठीक है। और इसकी भी जाएगी कांस्टेंट कहां तक, -L/2 तक। और जैसे ही एंड पे पहुंचेगा इसकी मैग्नेटिक फील्ड आधी हो जाती है, जो भी वैल्यू है उसकी क्या हो जाती है, हाफ, और उसके बाद में ऐसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पहुंचेगा, इसकी मैग्नेटिक वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और उसके बाद में यहाँ से ऐसे जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कम होती जाएगी। ये इसका ग्राफ बनता है। अब मेरा क्वेश्चन है कि एंड पे जाकर के ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हाफ क्यों हो जाती है, तो आंसर है कि जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड सब पैरेलल लाइंस होती है, बट आखिरी में जाके आधी इधर डिवाइड होती है और आधी इधर डिवाइड होती है, हाँ या ना सब लोग। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू एंड पे जाकर के भाई आधी ऊपर की ओर जा रही है, आधी इधर की ओर, तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बचती है दैट इज हाफ। समझे क्या सब लोग? चलिए लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको। चलो भाई सब लोग लिखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। टोरॉइड का होता है, पहले इसकी बात करते हैं। एक टाइप से जो सर्कुलर सोलेनॉइड होता है ना, दैट इज टोरॉइड, टोरॉइड, ठीक है। सर्कुलर सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। जैसे कि मानो एक रिंग है, मान लेते हैं मेटल की रिंग है कोई तो भी, भाई ये एक मेटालिक रिंग है। अब इसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, यहां से हम लोगों ने ऐसे वायर्स लपेटे हुए हैं, ठीक है। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बाद में बैटरी से, क्योंकि जब तक करंट जाएगा नहीं दिस विल नॉट बिहेव एज मैग्नेट, हाँ है ना सब लोग, ठीक है। तो एक टोरॉइड है। अब टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, पहले इसकी बात कर लेता हूं। इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज जीरो। आई रिपीट, इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज जीरो। इनसाइड, हाँ इधर, इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब जो अंदर सर्कुलर पार्ट है ये, और जो बाहर है इनसाइड एंड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज जीरो। तो बात करते हैं यहां वाले पार्ट, यहां पे बच्चे हमारी मैग्नेटिक फील्ड, दैट टू कैसी, सर्कुलर, ठीक है। कहां पे जो कोर है ना, इसमें बच्ची मैग्नेटिक फील्ड कैसी, सर्कुलर। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, यहां पे कुछ चीजें लिख लेते हैं। स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। r इज इक्वल टू एवरेज रेडियस, I इज इक्वल टू करंट। ये दो चार चीजें लिख ली। अब क्या होगा, ध्यान देना आप सब लोग ध्यान देना। मान लो ये मेरा इनर सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा आउटर सर्कल है। दो बनाता हूं मैं, मेरा ये इनर सर्कल है और ये मेरा आउटर सर्कल है, ठीक है भाई सब लोग। अब मैग्नेटिक फील्ड है कहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं इनर सर्कल आउटर सर्कल के बाहर, सुनना, ये आउटर सर्कल और ये मेरा इनर सर्कल, ठीक है। इसके एवरेज रेडियस पे हमने मान लिया
एवरेज रेडियस पे हम लोगों ने एक आर रेडियस का पाथ मानेंगे। एम्पेरियल जो पाथ था हमारा, एवरेज रेडियस आर पे हम लोगों ने एक एम्पेरियल पाथ मान लेंगे जिसका रेडियस कितना है आर। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी खुद सोचो। अगर ये वायर है, इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो हाथ में ऐसे पकड़ोगे, मान लो करंट अगर ऐसे जा रहा है तो हाथ में ऐसे पकड़ोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी दिखाई दे रही है तुमको, हाँ या ना? ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मेरी वो ऐसे रहेगी, ऐसे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी ऐसे, मतलब टेंजेंशियल। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेगी, टेंजेंशियल। और जो मेरा डीएल लेंथ है, इस वायर की जो डीएल लेंथ है वो भी टेंजेंशियल है, मतलब मेरा बी वेक्टर भी इधर की हो रही है और मेरा डीएल वेक्टर भी यहीं की हो रही है। क्या ये बात समझ में आई? आई रिपीट, सुनना यहाँ पे सब लोग। टोरॉइड क्या होता है, एक टाइप से जो सर्कुलर सोलेनोइड है उस चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, सर्कुलर सोलेनोइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाँ भाई टोरॉइड। सर्कुलर सोलेनोइड को हम लोग बोलते हैं टोरॉइड। इसके अंदर जब करंट जाएगा, दो चीजें याद रखो, इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड बची कहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड बची इधर पे, इस इधर पे, ठीक है, इधर पे, ये मैग्नेटिक फील्ड बची इस एरिया। अब मेरे को क्या करते हैं, मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन इज सर्कुलर, और यहाँ पे जो मैं अपना एम्पेरियल लूप मान रहा हूँ, जैसे गॉसियन सरफेस थी वैसे एम्पेरियल लूप मानते हैं, वो एम्पेरियल लूप भी मेरा सर्कुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का और डीएल वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल विल बी 0। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मॉड बी, दैट इज, उसको मैं बी लिख रहा हूँ, मॉड डीएल उसको मैं डीएल लिख रहा हूँ, कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 कितना होता है 1, तो इंटीग्रेशन बी डी एल आएगा, बी बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो यूनिफॉर्म आएगी, पैरेलल कोसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं इनसाइड कोर मैग्नेटिक फील्ड विल बी, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and can be represented by and can be represented by concentric सर्कल्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बी डी एल कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो और ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल। अब इस पूरे पाथ का इंटीग्रेशन करोगे तो दैट विल बी द सर्कमफ्रेंस, हाँ ये ना सब लोग, तो दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। अब जैसे पिछली बार किया था हम लोगों ने, पहले इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल निकाल लिया, उसके बाद में एम्पेयर सर्किट लॉ लगा दिया था। सेम चीज है, अभी हम लोग ने एक बार क्या किया, पूरा बी डॉट डी एल निकाल लिया, अब हम लोग एम्पेयर सर्किट लॉ लगाएंगे। लिखो इतना जल्दी से, फिर आगे करते हैं इसको। तो भाई आगे की बात करता हूं मैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया कि बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन होगा दैट इज बी इंटू 2 पाई आर। अब अगर मैं आगे की बात करूं, समझना, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर। बट एम्पेयर सर्किट लॉ क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। और ये आई कैसा होता है, दैट इज नेट करंट या टोटल करंट बोल लो, आगे ना। अब मुद्दा मेरा ये है कि जो नेट करंट है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई अगर मैं बोलूं कि नेट करंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ लूप्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू आई, जो भी करंट उसमें फ्लो कर रहा है इनटू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे भाई, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है,
इनटू टोटल लेंथ इनटू आई। अब एक बात बताओ, अगर ये मेरा टोरॉइड है और इतनी लेंथ के अंदर मेरे टोटल, माने ये यूनिट लेंथ है, दिस इज यूनिट लेंथ, और उसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है मेरे पास में, तो टोटल लेंथ के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे? तो ये जो टोटल लेंथ हुई किसके बराबर होगी? n इंटू इसका सर्कमफ्रेंस आगे ना, इंटू आई। तो टोटल करंट आ गया मेरे पास में n इंटू 2πr इंटू आई। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू नेट करंट की वैल्यू n इंटू 2πr इंटू आई। और इंटीग्रेशन b डॉट डी एल किसके बराबर था? b इंटू 2πr के बराबर। तो b इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू 2πr इंटू आई। 2πr से 2πr कैंसिल, तो b का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट n इंटू आई। हाँ या ना सब लोग? हाँ भाई सब लोग, हाँ या ना? और अगर कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इफ n इज इक्वल टू कैपिटल if n is equal to number of turns, total number of turns, n is equal to capital N is equal to total number of turns, then b is equal to mu naught, n की वैल्यू आ जाएगी n अपॉन 2πr इंटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किट लॉ हम ये बोल सकते हैं इनसाइड and outside net current enclosed is zero, therefore according to ampere circuital law, inside and outside of toroid, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल बी जीरो। समझे क्या? जल्दी से लिखेंगे इसको। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भाई, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जो चैप्टर है हमारा, सुनना है आप सब लोग, अगर तुम लोग को याद हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर था हमारा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही था कि सबसे पहले हम लोगों ने किस चीज की बात की थी? सबसे पहले हम लोगों ने कूलम्स लॉ की बात की थी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने सर्कुलर लूप की बात की थी, डाइपोल की बात की थी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, और फिर डाइपोल पे डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर उस पर कितना टॉर्क लगता है इसकी बात की थी। तो ये सब बेसिकली एक चैप्टर का मैं बोल रहा हूँ एक पार्ट था। तो अभी तक हम लोगों ने दो पार्ट के चैप्टर के, जिसमें एक में हमने देखा मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट, वो सब एक पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी अलग अलग के लूप के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए, सोलेनॉइड के लिए और टोरॉइड के लिए। समझा? उसमें हमने दो लॉ पढ़े, एक बायोट-सावर्त लॉ और एक एम्पेयर सर्किट लॉ। और इन पूरे इस केस में बायोट-सावर्त लॉ से लेकर के टोरॉइड तक हमने क्या किया, पहले बायोट-सावर्त लॉ में हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की मतलब किस किस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, एम्पेयर सर्किट लॉ में क्या पढ़ा हम लोगों ने कि b डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर होगा। इन दो चीजों को लगाया और हम लोगों ने क्या किया, जो भी चीज मिली हम लोग को उसके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब मुद्दा क्या हमारे पास में? अब मुद्दा ये नहीं है। अब मुद्दा क्या है? सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अगर एक कोई भी चार्ज मूव करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से ही है, प्रोड्यूस क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो whenever a charge is moving it will produce magnetic field। ठीक है, अब दूसरा मुद्दा फिर ये था, उसके आगे वाला जो मुद्दा था हमारे पास में वो क्या था कि अगर मेरे पास सर्कुलर लूप है, अगर मेरे पास वायर है, अगर मेरे पास सोलेनॉइड है और अगर मेरे पास टोरॉइड है, अगर इनमें करंट फ्लो करेगा तो इनकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? क्यों? क्योंकि करंट अगर इनके में फ्लो कर रहा है तो बेसिकली चार्ज ही फ्लो कर रहा है। हाँ या ना सब लोग?
अगर किसी सर्कुलर लूप वायर सोलेनोइड टोरॉइड में अगर करंट फ्लो कर रहा है, दैट मींस बेसिकली क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज, चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ही तो होता है जब करंट फ्लो करता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। एंड इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकाल लिया? वैल्यू या फॉर्मूला बोल सकते हो, एक्सप्रेशन निकाल लिया मैग्नेटिक फील्ड के। समझ गए? पहला मुद्दा था कि व्हेनेवर चार्ज इज मूविंग इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी हम लोगों ने ये निकाल ली। अब सुनना है, अगर एक चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर चलता है, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर एक चार्ज उसमें फ्लो करेगा तो क्या उस पर फोर्स लगेगा? हाँ या ना? एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, आई रिपीट, एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसमें एक चार्ज मूव कर रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है और एक मैग्नेटिक फील्ड चार्ज की है, तो क्या इन दोनों फील्ड के होने की वजह से चार्ज पे फोर्स लग सकता है? हाँ या ना? हाँ भैया। लगेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो एक मैग्नेट ये दो मैग्नेट है मेरे पास में, ये दोनों दूर दूर रखी हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मैं पास में लेके आऊंगा, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी है, जब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड पास में आएंगी, इसका मतलब ये दोनों मैग्नेट पास में, इसका मतलब इन दोनों पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सी साइड में नॉर्थ है, कौन साइड साउथ है। हाँ है ना? अब तो सुनो, अगर ये मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले से प्रेजेंट है, आई रिपीट, ये मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास पहले से प्रेजेंट है, कहीं यहाँ पे नॉर्थ होगा, कहीं यहाँ पे साउथ होगा, मेरे पास एक चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो खुद की क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। मतलब वो ये जो है ये खुद, मैं एक सपोज वायर मान लो, इस वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है, अगर वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा होगा? वो मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये वायर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। अगर ये मैग्नेट है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो whenever a charge is moving in some magnetic field, it experiences force. समझे? Whenever a charge is moving in magnetic field, it experiences force. क्या हम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा था क्या? F इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, तो दैट इज मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स। हाँ कि ना? तो लिख लो इसको दोबारा से, गधो, तुम लोग को याद नहीं है। Whenever, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, बट जनरली हम यूनिफॉर्म के लिए ही करते हैं, समझेगा? Whenever a charge is moving in magnetic field, it experiences force known as magnetic Lorentz फोर्स। ठीक है? तो ये जो एफ एम मैग्नेटिक फोर्स होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q इंटू वी क्रॉस बी, वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज, b इज ऑलरेडी जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मींस अगर ऐसे कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है, और एक चार्ज है ऐसे मूव कर रहा है, इनके बीच का एंगल कितना है? थीटा, ये इसकी वेलोसिटी है, ये चार्ज q है, तो भाई एफ एम इज इक्वल का मैग्नीट्यूड इक्वल टू Q V B साइन थीटा। समझा क्या? लिखो जल्दी से लिखो। तो भाई अब इसी की चीज को यूज करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। क्या अभी तक तो हम लोग सिंगल चार्ज के लिए कर रहे थे। हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स experienced by a current carrying wire in uniform magnetic field। ठीक है? जैसे कि मेरे पास में ये एक वायर है, सॉरी ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है।
अगर एक वायर उसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब वो खुद किसकी तरह बिहेव करेगा? मैग्नेट। मैग्नेट की तरह। तो मैं मान लेता हूं मेरे पास में एक वायर है, जैसे कि ये ना, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो ए है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो यहां से यहां तक की वो एल है। हमने एक छोटी सी इसकी लेंथ ले ली डी एल। कितनी लेंथ ले ली हम लोग ने इसकी? डी एल लेंथ। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, हमने इसकी एक छोटी सी लेंथ ले ली डी एल। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मान लेते हैं स्मॉल एन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम is equal to small n, area of cross section is equal to capital A, length of conductor is equal to L, magnetic field is equal to B। हाँ या ना, मान सकता हूं मैं? अच्छा, अगर एक सिंगल चार्ज जब मूव करता है, आई रिपीट, एक सिंगल चार्ज जब मूव, अच्छा एक चीज और, इस वायर में करंट कहां की ओर जा रहा है? इधर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर, ऐसा मान लेते हैं। लेट सपोज करंट जो है, करंट आई जो है वो कहां की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर जा रहा है। एंड डीएल लेंथ का डायरेक्शन भी वहीं की ओर होता है जहां किसका डायरेक्शन होता है? करंट का होता है। समझे क्या? डीएल वेक्टर है इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो करंट के अपोजिट चलता है। तो मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स क्या बोलता है? मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स के हिसाब से एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस विद बी वेक्टर। तो एफ एम इज इक्वल टू, यहां पे जो ई है, चार्ज है मेरे पास में, वो कौन है? ई है, हाँ कि ना, इलेक्ट्रॉन। बट वो अपोजिट चल रहा है, तो यहां पे क्या लगाऊंगा मैं? माइनस। और उसकी वेलोसिटी कितनी है? v। और मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास में? b। हाँ या ना? ये हुआ मैग्नेटिक फोर्स या तुम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे, हाँ कि ना? बट क्या यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है? तो टोटल चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज इन एलिमेंट dl, जो dl लेंथ है उसमें कितना चार्ज हुआ? तो टोटल चार्ज कैसे निकालूंगा? ध्यान देना यहाँ पे, नेट चार्ज इन टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। कितने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ? पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए n। और वॉल्यूम कितना हुआ? इसका वॉल्यूम कितना हुआ? लेंथ इनटू एरिया। तो दैट इज a इनटू dl। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n, और इसका वॉल्यूम कितना हुआ? a इंटू dl। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? e। तो टोटल चार्ज कितना हो गया? NaDl इंटू e। हाँ या ना? समझे? टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टोटल वॉल्यूम, हाँ कि ना? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना? इनटू जो सिंगल चार्ज है Q। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? N इनटू वॉल्यूम कितना? A इंटू dl इंटू चार्ज कितना है इसका? E। तो टोटल फॉर्मूला कितना हो गया? NaDl इंटू E। हाँ है ना? तो अब अगर मैं आगे की बात करूं, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फोर्स दैट इज Fm, ये DFM था, ये बेसिक FM बोलो, सॉरी, नेट मैग्नेटिक फोर्स
ऑन एलिमेंट डीएल, ऑन एलिमेंट डीएल दैट इज डीएफएम। इस छोटे से एलिमेंट डीएल पे कितना फोर्स लगेगा, डीएफएम, दैट इज इक्वल टू जो इसका चार्ज है दैट इज डीएफएम, डीएफएम इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और इसका जो चार्ज किस यहाँ पे आएगा एन ए डी एल इंटू ई इंटू वी क्रॉस बी आएगा भाई, आएगा हाँ या ना हाँ भाई, बाकी लोग हाँ अच्छा, क्या मैं लिख सकता हूँ, v को लिख सकता हूँ मैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, हाँ और बट ये ना लिख करके मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, v इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो है वो इधर की ओर है और एल वेक्टर कहाँ की ओर है, समझे क्या, आई रिपीट, यहाँ पे जो v वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो नीचे की ओर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर आ रहा है और डीएल वेक्टर करंट के अलोंग होता है तो वो ऊपर की ओर है, तो v इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी लिखना पड़ेगा। तो वहां पे अगर मैं रखता हूं इसको तो ध्यान देना यहाँ पे, तो डी एफ एम इज इक्वल टू माइनस एन ए डी एल इंटू ई इंटू डी एल वैक्टर बाई डी टी क्रॉस बी आएगा भाई, आएगा। एक काम करो, न्यू सेशन ज्वाइन करो, जल्दी से न्यू सेशन ज्वाइन करो पहले, सुनना है आप आगे। तो भाई वहां से मैं यहाँ पे आता हूँ, सुनना है। तो डी एफ एम देखो यहाँ पे, अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले कि अगर डीएल लेंथ थी मेरी इज अलोंग, मतलब जो डीएल का जो डायरेक्शन होता है दैट इज अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, मैग्नेटिक फोर्स होना सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, बट जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का था ई और वेलोसिटी के अपोजिट होता है ई, तो इसलिए क्या लगा हमने माइनस। टोटल चार्ज इन एलिमेंट डीएल कितना होगा, मतलब छोटा सा एलिमेंट जो वायर का हमने छोटा सा एलिमेंट माना है डीएल, उसमें टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना, इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है इनटू एक का कितना चार्ज होता है। तो भाई इसमें जो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम माना वो हमने एन मान लिया, टोटल वॉल्यूम इसका कितना आएगा, तो इसका एरिया ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया और ये लेंथ है डीएल, तो इसका कितना बन गया ए इंटू डीएल इंटू इस एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ई, तो ये आ गया ई, तो टोटल चार्ज कितना बन गया एन ए डीएल इंटू ई। नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन एलिमेंट डीएल, डीएल पे मेरे को नेट मैग्नेटिक फोर्स बताना है, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सुनना आप सब लोग। तो नेट मैग्नेटिक फोर्स हमने मान लिया कितना है डी एफ एम, और भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, Q इंटू वी क्रॉस बी, चार्ज कितना आया एन ए डी एल इंटू ई, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से माइनस अंदर आ गया वी क्रॉस बी। अब मैं जानता हूं जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी है डी एल बाई डी टी, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन हमारे पास में जो डीएल वेक्टर है वो कहां की ओर है, अलोंग करंट, मतलब ये डीएल इस साइड में है और वेलोसिटी किस साइड में अपोजिट है, इसलिए हमने लिखा v इज इक्वल टू माइनस डी एल बाई डी टी। क्या ये बात समझ में आई सबको, हाँ भैया, भाई बाकी लोग क्या ये बात समझ में आई। हाँ भैया। अब मैं वैल्यू को इधर पे पुट किया मैंने, तो ध्यान देना आप सब लोग, दोबारा पुट करता हूँ यहाँ पे, इधर पे पुट करता हूँ। तो डी एफ एम इज इक्वल टू माइनस एन ए डी एल इंटू ई इंटू वी की जगह पे माइनस डी एल वैक्टर बाय डी टी क्रॉस बी वैक्टर, ये बाहर आएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब डी एफ एम इज इक्वल टू एन ए डी एल इंटू ई डिवाइडेड बाय डी टी इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस विद बी वैक्टर, लिख सकता हूं, हाँ कि ना। अब एक बात बताओ, ये तो चार्ज था मेरा, तो दैट इज डी एफ एम इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन चार्ज था, दैट इज डी क्यू। क्यों, क्योंकि भाई ये था जो टोटल चार्ज डीएल लेंथ के अंदर फ्लो किया है, तो दैट इज डी क्यू इन टाइम डी टी इंटू डी एल वैक्टर क्रॉस विद बी वैक्टर। डी क्यू बाई डी टी किसका फॉर्मूला होता है, डी क्यू बाई डी टी, बस गधों, क्या मतलब 9th में जाके बैठना है क्या दोबारा। डी क्यू बाई डी टी किसका फॉर्मूला होता है, करंट का,
Yes, और डीएल वेक्टर और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी डीएल साइन थीटा, हाँ कि ना। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड बी, तो भाई डी एफ एम इज इक्वल टू बी आई साइन थीटा, बी आई साइन थीटा इंटू डी एल। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने, मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ बी आई साइन थीटा इंटू डी एल। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, थीटा मेरा चेंज नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल विल बी एल, तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। मीन्स एक करंट कैरिंग वायर है, आई रिपीट यहाँ पर आता हूँ मैं, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग वायर जा रहा है मेरा ऐसे, ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, लेंथ के बीच में थीटा, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो आंसर इज बी आई एल साइन थीटा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ भैया। एंड इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, समझे क्या? डायरेक्शन, थीटा कौन सी एंगल है? डायरेक्शन, दो मिनट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आता है सबको? फोर्स, फील्ड, करंट। अगर फील्ड इंडेक्स फिंगर की ओर है, करंट मिडिल फिंगर की ओर है, तो फोर्स कहां की ओर होगा? थंब की ओर, ऊपर की ओर, थंब की ओर। अगर फोर्स फील्ड करंट, आई रिपीट फोर्स फील्ड करंट, फील्ड अगर मेरी इंडेक्स फिंगर की ओर है, करंट मिडिल फिंगर की ओर है, तो भाई फोर्स कहां की ओर होगा? थंब की ओर होगा। मींस इफ दीज टू कंडीशंस आर ट्रू, तो ही थंब मेरा किसका डायरेक्शन दिखाएगा? फोर्स का। अगर इन दोनों में ये दोनों ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं होगा, समझे क्या? समझे? लिखेंगे, जल्दी से लिखेंगे इसको, ठीक है भाई। यहाँ पे खत्म करते हैं आज, ठीक है। कल से हम लोग बात करेंगे टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप और गैल्वेनोमीटर, फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, और उसके बाद में उसको कैसे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। चलो भाई, थैंक यू, बाय बाय।